हेलो एवरीवन, मैं आदित्य झा भैया विद्या मंदिर क्लासेस से आपका फिजिक्स मेंटर। और हम लोग आज पूरे जेई मेन 2025 की 2025 की एवरी पेपर वी विल डू अ थॉरो एनालिसिस। हम लोग समझेंगे फिजिक्स का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस साल। ये बाकी साल से काफ़ी अलग सा रहा। अभी जो बीतते हुए कुछ साल हैं 2024, 23, 22 उससे काफ़ी अलग रहा फिजिक्स का पेपर। तो उसका एक थॉरो एनालिसिस हम लोग करेंगे और समझेंगे कि ये पेपर कैसे अलग रहा। तो अगर हम देख रहे थे पिछले 22, 23, 24 में, तो ऐसा निकल के आ रहा था कि फिजिक्स काफ़ी आसान हो गई थी। और जो बच्चे दे रहे थे एग्जाम्स, उनमें से जो बच्चे अच्छा कर रखे हैं, उनका ये फीडबैक था कि 20 मिनट में बन जाएगी, 25 मिनट में बन जाएगी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम सेव करके मैथ्स के लिए चलना है। तो टू सरप्राइज ऑफ एवरीवन, द पेपर वाज स्लाइटली डिफरेंट और फिजिक्स थोड़ा सा टफर साइड में गया। फिजिक्स वो जो 2012 से 17 के बीच में जो सिंगल पेपर आते थे, उस तरह का पेपर हो गया और थोड़ा सा डिफिकल्ट था फिजिक्स का सेक्शन। ऐसा नहीं था कि मतलब अनडूएबल है, वेरी मच डूएबल। अच्छा पेपर था, लेकिन वो जो बच्चे सोच रहे थे कि 20 मिनट में कर देंगे, 25 मिनट में कर देंगे, वैसा नहीं था। 45 मिनट, 50 मिनट, एक एक घंटे लग रहे थे पेपर को करने में। और इससे क्या कॉम्प्लिकेशन आई बच्चों के जेई के एग्जाम में, कि अगर उन्होंने ये एनालाइज नहीं किया कि हाँ भाई फिजिक्स डिफिकल्ट आ रहा है थोड़ा, तो वो जो सोचते थे कि फिजिक्स आसान सा आएगा, केमिस्ट्री आसान सा आएगा, तो हम खूब सारा समय बचा लेंगे मैथ्स के लिए और मैथ्स काफ़ी आराम से कर देंगे। वैसा हुआ नहीं। तो क्या रहा कि फिजिक्स में बच्चों को टाइम लगी, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आए, तो उनको मैथ्स के लिए उतना समय शायद ना मिला हो। ठीक है, तो हम लोग पेपर का एनालिसिस करेंगे। मोस्टली मेरी जो अपने बाकी साथियों से बात हुई है, उसमें केमिस्ट्री जैसा रहता था वैसा ही रहा और मैथ भी वैसा ही रहा जैसा रहता था। 2022 से कंपेयर करें तो रिलेटिवली आसान था, लेकिन 23-24 से कंपेयर करें तो जैसा मैथ्स रह रहा था पिछले 2 साल से, वैसा ही मैथ्स था। पर फिजिक्स वाज द सरप्राइज एलिमेंट। और जेई वापस से, जैसा जेई मेन में पहले सवाल आते थे 13, 14, 15, 16 में, जिस तरह के जेई मेन में सवाल आते थे, वैसे सवाल आए, काफी अच्छे सवाल आए। इससे एक और फायदा हुआ कुछ बच्चों को कि बहुत थ्योरेटिकल जो सवाल बहुत ज्यादा आने लगे थे वो नहीं आए, तो उससे एक्यूरेसी बच्चों की बेटर ही हुई होगी। लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग फिजिक्स में भी पेपर हो गया। तो हम लोग एनालिसिस करेंगे हर शिफ्ट का, 1 by 1 एनालिसिस करेंगे। एक बार मोटा मोटा समझते हैं कि पेपर किस शिफ्ट में कैसा रहा। तो ये एक ग्राफ है जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा पेपर कैसा था फिजिक्स में। तो फिजिक्स में अगर देखिएगा तो 24th मॉर्निंग का जो पेपर है, 24th मॉर्निंग, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। ये सबसे डिफिकल्ट पेपर रहा पूरे शिफ्ट में। 24th मॉर्निंग का पेपर ये सबसे डिफिकल्ट रहा। और जो 23 इवनिंग में बच्चों ने दिया था, वो पेपर सबसे आसान रहा। 23rd इवनिंग वाज द इजीएस्ट पेपर। एंड फिजिक्स सेक्शन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स सेक्शन। ओवरऑल केमिस्ट्री मैथ मिला करके पेपर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 23 इवनिंग का पेपर जो है वो सबसे आसान सा पेपर था। 24 मॉर्निंग का पेपर सबसे डिफिकल्ट सा पेपर था। 23 इवनिंग में एक और खास बात हुई कि सारे पेपर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो हर पेपर में 12th का पोर्शन ज्यादा था, पर 23rd इवनिंग में 13-12 हो गया और 13 क्वेश्चन 11th से आए और 12 क्वेश्चन 12th से आए। तो 23 इवनिंग पेपर वाज इजीएस्ट अमंग एवरीथिंग। बट टू सरप्राइज ऑफ एवरीवन, 22 को जब मॉर्निंग शिफ्ट बच्चे देने गए, तो 22 को जो पेपर आया वो डिफिकल्ट साइड में था और 22 का पेपर अच्छा आया। तो वहीं से बच्चों के मन में पहला दिन थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रहा होगा और 22 का भी पेपर काफी अच्छा सा पेपर था। तो 22 का पेपर को अगर मैं सबसे ज्यादा कंपेयर करूं कि कौन से पेपर फिजिक्स के डिफिकल्ट रहे, तो सबसे ज्यादा 24 का पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, 24 मॉर्निंग का पेपर। फिर बात करूं तो आपके पास ये 22 मॉर्निंग का पेपर, फिर अपने पास 29th इवनिंग का पेपर, 24th इवनिंग का पेपर, और फिर 28th मॉर्निंग और 24th इवनिंग। तो इस तरह से कुछ पैटर्न बना पेपर्स का। बस
एक बड़ा सा डिफरेंस दिखा 23rd इवनिंग एंड 24th मॉर्निंग। तो 24th मॉर्निंग में पेपर ऐसा नहीं था कि डिफिकल्ट बहुत था, लेकिन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ गए, तो उससे पेपर लेंदी हो गया। अगर जब बच्चे अप्रैल शिफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे अप्रैल शिफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर, उनको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, कैसे ये पेपर्स पूरे जो जेई मेन के पेपर थे वो अलग रहे पिछले साल से। तो पिछले साल में क्या होता था कि एक एक सवाल एक एक सवाल एक एक सवाल, हर पेपर हर टॉपिक से एक एक सवाल जैसे आ जाते थे। पर इस साल वैसा नहीं रहा। इस साल कई टॉपिक्स ऐसे रहे जिससे कई पेपर्स में तो कोई सवाल नहीं था और कुछ टॉपिक से भर भर के सवाल आए। तो जनरली रे ऑप्टिक्स से पहले उतने ज्यादा सवाल नहीं आते थे, लेकिन 12th में जिन बच्चों को सिलेक्टिव स्टडी करनी है, वैसे हम लोग सजेस्ट करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कीजिए, क्योंकि किसी पेपर में किसी टॉपिक से सवाल खूब आए हैं, अगले में नहीं आए हैं, तो दैट कैन बी रिस्की, ये रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी जिनके पास टाइम कम है और दे वांट टू डू सेलेक्टिवली, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12th का रहा वो रे ऑप्टिक्स रहा, ठीक है। फिर मॉडर्न फिजिक्स, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप समझिए कि मैंने इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी डीसी नहीं लिया है, जबकि पुराने ट्रेंड को देखिएगा तो डीसी के सवाल, डायरेक्ट करंट के सवाल भर भर के आते थे, कैपेसिटर के सवाल भर भर के आते थे जेई मेन में। जेई एडवांस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता था, पर जेई मेन में डीसी इंपॉर्टेंट होता था। पर इस साल थोड़ा ट्रेंड बदला है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तो सवाल फिर भी थे, रे ऑप्टिक्स के सवाल सबसे ज्यादा बढ़ गए। डीसी के सवाल थे, ऐसा नहीं था डीसी के सवाल नहीं थे, लेकिन कम थे रिलेटिवली। पिछले साल से अगर देखें तो कम हो गए, डीसी के सवाल कम हो गए। तो अपने को अगर बहुत ध्यान से पढ़ना है तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि रे ऑप्टिक्स में ध्यान रखें। रे ऑप्टिक्स में सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज से काफी सवाल आ गए, ठीक है। इमेज की एक्सेलरेशन पे बात हुई, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी पूछी गई इस साल। तो थोड़ा रे ऑप्टिक्स को हम लोग ध्यान से देखेंगे और पेपर के एनालिसिस में रे ऑप्टिक्स जहां जहां कंसर्न है, वहां जो टॉपिक्स जनरली नहीं पूछे जाते थे उनसे भी सवाल रही रे ऑप्टिक्स में, तो उसको ध्यान से करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स हर साल अच्छा क्वेश्चन आता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। तो इस साल भी मॉडर्न फिजिक्स में ठीक ठीक डिसेंट नंबर ऑफ सवाल रहे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्वेश्चंस ज्यादा रहे इस साल। एम्पियर सर्किटल लॉ पे सवाल पूछा गया, तो अच्छा रहा ये सेक्शन भी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं पिछले साल से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी सवाल ज्यादा हुए। अब अगर देखें तो ये भी जो अरेंज किया है वो भी ऑर्डर में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम 12th इन ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स हो गया, फिर मॉडर्न, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने इसमें डीसी नहीं डाला, ऐसा नहीं है डीसी के सवाल नहीं है, पर डीसी के सवाल कंपेयर करते हैं रिलेटिवली तो कम हो गया। अब अगर मैं 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर देखूं तो 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें ऑलमोस्ट सभी पेपर में एक या दो सवाल रहे। कुछ पेपर हैं जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के भी सवाल नहीं रहे, ठीक है, लेकिन मोटा मोटा थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रहा। फिर रोटेशन, इसमें क्या फोकस करना है, रोलिंग मोशन पे फोकस करना है। अगर पुराने ट्रेंड देखो तो रोटेशन पे सवाल आते थे जेई मेन में, तो आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेते थे बस, लेकिन इस साल रोलिंग मोशन पे काफी सवाल आए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी है, लेकिन रोलिंग मोशन पे काफी सवाल आए हैं, तो उसको ध्यान से देखेंगे। यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स, ऑलमोस्ट सभी पेपर में एक सवाल है यूनिट डायमेंशन एंड एरर के, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहा। फिर वेव्स, वेव्स से भी काफी सवाल रहे हैं। कुछ पेपर हैं जिसमें वेव्स पे सवाल ही नहीं है, लेकिन वेव्स पे भी सवाल है। तो इन ऑर्डर 11th के टॉपिक्स को देखें तो थर्मोडायनेमिक्स इसलिए भी ऊपर रखा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के सवाल भी थे और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काम आएंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट हो गया। फिर रोटेशन, फिर यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स एंड फिर वेव्स। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस था कि कौन सा पेपर कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है। तो एक ही पेपर मॉडरेट लेवल से नीचे चला गया, इजी में गया, वो इजी और मॉडरेट के बीच में चला गया, वो 23rd इवनिंग का पेपर है, जहां पे थोड़ा हो सकता है कि कट ऑफ ऊपर चला जाए। बाकी 24th मॉर्निंग वाज डिफिकल्ट, तो वहां कम नंबर में भी अच्छे परसेंटाइल आएंगे। तो अब हम लोग हर शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रहा हर शिफ्ट का पेपर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मॉर्निंग शिफ्ट 22nd का पेपर को देखते हैं। तो जैसा कि
मैंने बताया कि 22 का शिफ्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था और सरप्राइजिंग भी रहा, क्योंकि बच्चे पहला दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए जा रहे थे और जेई मेन ने सरप्राइज किया बच्चों को। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो डिफिकल्टी की परसेंट है वो 8% रही, तो डिसेंट से डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आए। और फिर जो इजी क्वेश्चन है वो 48, मॉडरेट 44। तो ये पेपर जो है बच्चों के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग भी रहा और थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ गया ये पेपर। तो यहां बच्चों को थोड़े चैलेंजेस आए होंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है ऐसे रहे जिससे काफी सवाल आए। तो रे ऑप्टिक्स से 3 सवाल रहे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे 3 सवाल रहे, ठीक है। डीसी सर्किट पे 3 सवाल है। मैंने बोला था कि डीसी सर्किट पे सवाल कम थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पेपर में ही सवाल नहीं थे, लेकिन इस पेपर में डीसी सर्किट के 3 सवाल थे। तो डीसी सर्किट के 3 सवाल हैं, मॉडर्न फिजिक्स के 2 हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स के 2 हैं, ठीक है। अब किन किन टॉपिक से बिल्कुल सवाल नहीं आया, तो नो क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम मैग्नेटिज्म, ईएमआई, EM waves, gaseous state and thermodynamics and डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल। तो हम क्या समझ रहे हैं, मैंने ये समझाया आपको कि जब आप सेलेक्टिव स्टडी करने जा रहे हो ना, तो हो सकता है कि ओवरऑल जब आप पूरे 10 पेपर का एनालिसिस देखो तो जिससे ज्यादा सवाल आए हैं, आपके पेपर में उससे कोई सवाल ही नहीं आए। जैसे कि मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंपॉर्टेंट में बताया, लेकिन वहां से इस पेपर में कोई सवाल नहीं आया। मैंने थर्मोडायनेमिक्स को इंपॉर्टेंट बताया, लेकिन इस पेपर में कोई सवाल नहीं आया। तो ये चैलेंजेज हो सकता है अगर आप सिलेक्टिव स्टडी के लिए जाओगे। और ये 22 का पेपर जो है मॉर्निंग का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड में रहा। रे ऑप्टिक्स से एक्सीलरेशन ऑफ इमेज पे सवाल पूछ दिया गया, जो जनरली जेई मेन में एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो थोड़ा ये पेपर चैलेंजिंग रहा बच्चों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि अनडूएबल था। दिस वाज वेरी मच डूएबल। इट वुड नॉट टेक 25-30 मिनट्स नाउ, 45 मिनट्स 1 आवर ऐसे बच्चों को टाइम लगेगा। परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत कन्वेंशनल सा था ये। 60% क्वेश्चन अभी भी 12th के आए और 40% 11th के क्वेश्चन आए। तो ये पेपर जो 22 मॉर्निंग का पेपर है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ जाएगा। अब हम 22 इवनिंग आते हैं तो थोड़ा पेपर आसान सा हुआ। यहाँ डिफिकल्ट सवाल नहीं मैंने डाले हैं। यहाँ 60% जो है इजी सवाल है, 40% जो है मॉडरेट लेवल के सवाल है, ठीक है। 12th के टॉपिक 56%, 11th के टॉपिक 44%। कन्वेंशनल रहा, जैसा रहता है वैसा ही रहा। अब देखते हैं यहाँ वर्क पावर एनर्जी से 3 सवाल आए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से 2 सवाल आए, यूनिट एंड डायमेंशन से 2 सवाल आए। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि 2 सवाल यूनिट एंड डायमेंशन से आए, ठीक है। और फ्लूइड से 3 सवाल आए, ठीक है। अब इसमें कुछ खास बात क्या रही इस पेपर में कि फ्लूइड रोटेशन ऑफ द ट्यूब इंक्लूडेड। यहां रोटेशन ऑफ द ट्यूब से सवाल आया गया, जो जनरली जेईई में नहीं पूछता था, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में वाइब्रेशनल मोड ऑफ फ्रीडम को भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में पूछा गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो 2022 के इवनिंग शिफ्ट में ये रहा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 2023। तो 23rd जो डे है 23 जनवरी का, उस पेपर को देखते हैं। 23rd वाले पेपर में दिस वाज द गुड डे फॉर फिजिक्स स्टूडेंट, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग दोनों के पेपर रिलेटिवली आसान रहे 23 जनवरी को। तो मॉर्निंग का पेपर पहले देखते हैं। यहाँ पे 68% क्वेश्चन इजी थे, तो इजी की जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा है। मॉडरेट जो है 28% क्वेश्चन है, और 4% जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी रहे। अगर 12th और 11th में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 12th का 60% रहा, 40% 11th का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए, तो रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट रहा, ईएमआई से 2 सवाल रहे, गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 रहे, डायमेंशनल एनालिसिस से 2 रहे, मॉडर्न फिजिक्स से 2 रहे। तो अब आप देखो कि आपको धीरे धीरे ये होगा कि रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। एक पेपर था जहां गैसियस स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं था, लेकिन गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स और डायमेंशनल एनालिसिस से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पेपर भी मॉडरेट पेपर से थोड़ा ऊपर हल्का सा एज देंगे डिफिकल्ट साइड में, मतलब आसानी था, मॉडरेट मान सकते हैं इस पेपर को। 23rd मॉर्निंग का पेपर को मॉडरेट पेपर मान सकते हैं। लेकिन अब 23rd इवनिंग में आते हैं तो यहां जो है गेम पलटी और पेपर आसान था। जेई मेन में इस पूरे जो 10 शिफ्ट थे उसमें सबसे आसान पेपर जो है यही रहा,
फिजिक्स के हिसाब से। तो फिजिक्स में यहाँ इजी में 84% क्वेश्चन जो हैं इजी गए, 16% क्वेश्चन बस मॉडरेट गए, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा सा फर्क पड़ा। 11th के क्वेश्चन जो है 52% रहे, 12th के क्वेश्चन कम हो गए, 48% रहे। यहाँ पे पेपर भी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड सा आया, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आया जिससे बहुत कम बहुत ज्यादा सवाल आ गए। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 2 सवाल, ईएम वेव से 2 सवाल, रे ऑप्टिक्स से 2 सवाल, थर्मोडायनेमिक्स एंड गैसियस स्टेट से 2 सवाल, एक सवाल इंट्रोपी पे भी पूछा गया, तो इसलिए मैंने इंट्रोपी को अलग से मेंशन कर दिया। अब देखो खास बात, इसमें मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कि इस टॉपिक से सवाल नहीं आए, इस टॉपिक, तो बड़ा बैलेंस सा पेपर आया। तो अगर मतलब कि कन्वेंशनल सा पेपर आया 23rd इवनिंग का, कुछ ऐसा पेपर था जो पहले आता था वैसा, एग्जैक्टली उनसे तो फिर भी डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी एक बैलेंस सा पेपर था 23rd इवनिंग का पेपर। तो सबसे आसान 23rd इवनिंग रहा। अब हम 24th पे आते हैं। तो 23rd इवनिंग और 24th मॉर्निंग बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी से इवेंट्स रहे। 23rd इवनिंग सबसे आसान पेपर रहा फिजिक्स के हिसाब से, और 24th मॉर्निंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर रहा। ठीक है, तो 24th मॉर्निंग देखते हैं हम लोग। यहां पे आप देखोगे डिफिकल्ट में मैंने 4% ही दिए हैं, लेकिन पंगा कहां बस रहा है, 64% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। तो यानी हर क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा था, कंक्लूड करने में, सवाल बनाने में आपको टाइम लग रहा था। तो ये पेपर थोड़ा लेंदी हो गया। 32% इजी क्वेश्चन आए। डिस्ट्रीब्यूशन 12th का ही ज्यादा था, 12th के 56%, 11th के 44%। और रे ऑप्टिक्स से फिर से देखेंगे हम, 3 सवाल रे ऑप्टिक्स से रहे, मॉडर्न फिजिक्स 2, रोटेशन 2, सरफेस टेंशन के 2 सवाल रहे इस पेपर में 24th मॉर्निंग में। तो ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट चला गया, मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में ही पेपर था। लेकिन जो 10 पेपर आए थे उसमें सबसे फिजिक्स का डिफिकल्ट पेपर सबसे ज्यादा, अगर रिलेटिवली डिफिकल्ट कहेंगे तो यही पेपर रहा। यहाँ पे किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं रहे, नो क्वेश्चंस फ्रॉम वेव, वेव से कोई क्वेश्चन नहीं रहा, ईएम वेव से कोई क्वेश्चन नहीं रहा। फिजिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट, फिजिक्स जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट के रेंज में गया। तो यहाँ पे बच्चों को पेपर बैलेंस करने में थोड़ी चैलेंज आई होगी, तो वो है ये पेपर थोड़ा अच्छा सा था। ठीक है, मतलब कि आपको टाइम लग रहा था बनाने में, ऐसा नहीं है कि अनडूएबल था। देयर माइट बी स्टूडेंट्स हु विल बी स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 इन दिस पेपर टू। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, करेंगे बच्चे। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो बच्चे इसमें पेपर बैलेंस करने में स्ट्रगल किए होंगे इस पेपर में। तो ओवरऑल जो है जो 99 परसेंटाइल के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो फिजिक्स के कारण भी इस पेपर में नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 24th मॉर्निंग हम लोग देख चुके हैं, फिर हम 24th इवनिंग देखते हैं। इससे स्लाइटली इजियर पेपर था। ठीक है, अच्छा पेपर था। देखते हैं 24th इवनिंग को। तो 24th इवनिंग शिफ्ट पे अगर आते हैं तो अपने पास मॉडरेट, देखो बच्चों एक बात समझो कि जब अपने पास मॉडरेट के क्वेश्चन कम होते हैं ना, मतलब इजी ज्यादा हो गए, मॉडरेट कम हुए, तो पेपर आसान हो जाता है। लेकिन अगर मॉडरेट के भी खूब सारे क्वेश्चन आ गए ना, तो मॉडरेट वो होता है कि जो बन रहा होता है लेकिन टाइम लग रहा होता है। ठीक है, बन रहा होता है, टाइम लग रहा होता है, वो पेपर को लेंदी कर देता है। तो जैसे इससे पिछले वाला जो था उसमें डिफिकल्ट तो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन मॉडरेट काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, तो वो आपको टाइम टेकिंग हो रहे थे और पेपर को डिफिकल्ट की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग पेपर हो गया। आपको पूरे तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करने में वहां चैलेंज आएगी। तो यहां देखेंगे तो 44% इजी, 44% मॉडरेट, 12% यानी 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिफिकल्ट भी थे। अगर कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन था 11 12th में, 11 से आपको 44% क्वेश्चन है, 12 से 56% क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स के 2 सवाल रहे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के 3 सवाल रहे, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट पे 3 सवाल रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे 2 सवाल रहे, मॉडर्न फिजिक्स पे 3 सवाल रहे। नो क्वेश्चंस फ्रॉम डीसी, फिर से मैं बोल रहा हूं, नो क्वेश्चंस फ्रॉम डीसी, कैपेसिटर, एसी, कोई क्वेश्चन नहीं रहा डीसी, कैपेसिटर और एसी से। तो आप देख रहे हो, अगर पहला पेपर देख लो तो डीसी के सवाल है, उसके बाद डीसी के सवाल मिस हुए, तो डीसी के सवाल को मिस किया गया पूरे पेपर में। क्वेश्चंस फ्रॉम एसर्शन एंड रीजन वेर डायरेक्ट एंड इजी, बहुत आसान और डायरेक्ट से क्वेश्चन रहे एसर्शन एंड रीजन के, जैसे पहले कॉम्प्लिकेशन करते थे जेई मेन एसर्शन रीजन में, वैसा कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 28th पे आते हैं। 28th का अगर पेपर को देखा जाए तो ये पेपर ठीक ठीक सा था,
कन्वेंशनल सा पेपर था। 64% क्वेश्चन इजी थे, 32% मॉडरेट थे एंड 4% डिफिकल्ट थे। और डिस्ट्रीब्यूशन भी 12th और 11th का देखे तो ऑलमोस्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन 12th का है, 56% 12th का है, 44% 11th का है। इंपॉर्टेंट टॉपिक रे ऑप्टिक्स, ईएमआई के 2, केटीजी के 2, मैग्नेटिज्म के 2। तो आप फिर देख रहे हो रे ऑप्टिक्स वाज अ सरप्राइज थिंग, और रे ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट हर जगह है, तो रे ऑप्टिक्स के सवाल रहे। ठीक है, तो पेपर ये जो है वो मॉडरेट साइड में ही रहा। ठीक है, और एक डिसेंट सा पेपर था, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट पेपर नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28th इवनिंग में आते हैं हम लोग। तो 28th इवनिंग थोड़ा सा पेपर अच्छा था, क्योंकि आप देखो इजी 56% है, 36% मॉडरेट है, और 8% जो है आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन रहे। डिस्ट्रीब्यूशन 52% जो है, 12-13 क्वेश्चन रहे होंगे, 13 क्वेश्चन 12 से रहे, 12 क्वेश्चन 11 से रहे। ठीक है, यहां भी देख रहे हैं नो क्वेश्चन फ्रॉम 2D, ग्रेविटेशन, ईएमआई, एसी, मोशन इन 1D। ठीक है, एक क्वेश्चन को एनटीए ने करेक्शन भी की, अभी करेक्शन करेगा, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मैच कर रहा था। रे ऑप्टिक्स देखे तो फिर से 2 सवाल है रे ऑप्टिक्स से, फ्लूइड से 2 सवाल, करंट के यहां वापस सवाल आए हैं। तो जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था, तो जो टॉपिक छोड़ा था उसका मतलब ये नहीं है कि उससे सवाल नहीं थे। कुछ पेपर हैं जिसमें उससे सवाल बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा आप जब सिलेक्टिव स्टडी करने जा रहे हो तो देयर इज ए एसोसिएटेड रिस्क कि आपके पेपर में उसी टॉपिक के सवाल आ जाएं जो आप नहीं करके गए हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं रहा इस बार कि हर टॉपिक से एक एक सवाल आ गया। कुछ टॉपिक कुछ पेपर में डोमिनेटिंग रहे और दूसरे पेपर में नहीं रहे। तो जो ज्यादातर सवाल आए उसका एनालिसिस मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो रे ऑप्टिक्स से फिर 2 सवाल रहे, ईएमआई से 2 सवाल रहे, केटीजी से 2 सवाल, मैग्नेटिज्म से 2 सवाल। अब हम लोग लास्ट डे पे आ रहे हैं। लास्ट डे पे भी थोड़ा सा ऐसा रहा कि 29th इवनिंग फिर कॉम्प्लिकेट हुआ, थोड़ा सा अच्छा पेपर था। अभी सॉरी 28th अभी इवनिंग हम लोगों ने कर लिया। अब 29th मॉर्निंग पे आते हैं हम लोग, मॉर्निंग शिफ्ट पे। तो 29th मॉर्निंग में अगर देखें तो आप देखो ये भी थोड़ा सा ठीक ठीक पेपर था। क्यों ठीक था? क्योंकि आप देखो कि मॉडरेट जो है वो 36% है, इजी जो है आपके 64% है। तो यहाँ पे इजी की कैटेगरी के काफी सवाल थे। कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन रहा 12th और 11th के बीच में। 12th के काफी सवाल थे, मतलब यही 12-13 का, 12th के ही पोर्शन ज्यादा थी, 11th का कम था। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन फिर आप देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स से 3 सवाल हैं, थर्मोडायनेमिक्स से 2 हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 2 हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 हैं, मॉडर्न फिजिक्स से 3 हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से 2 हैं। तो इस पेपर में कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं था, लेकिन पेपर ये भी डिसेंट सा पेपर था। मतलब ना तो ज्यादा डिफिकल्ट था ना इजी में गया, मॉडरेट लेवल का पेपर था। आप फिर देख रहे हो बार बार रे ऑप्टिक्स हर जगह आ रहा है। तो रे ऑप्टिक्स के सवाल रहे। थर्मोडायनेमिक्स केटीजी जैसे मैंने बताया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, और मॉडर्न हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो ये लास्ट है 29th इवनिंग का। ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड में गया। क्यों डिफिकल्ट साइड में गया? क्योंकि आप देखो कि मॉडरेट के 52% है, मॉडरेट का पोर्शन बढ़ा, और 3 सवाल डिफिकल्ट के भी आए, 12% डिफिकल्ट भी। तो 29th इवनिंग थोड़ा डिफिकल्ट साइड गया है ये पेपर, क्योंकि 36% ही आसान सवाल है। तो ये पेपर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। ये पेपर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा आपका 24th का मॉर्निंग शिफ्ट, फिर 22nd का मॉर्निंग, फिर 29th इवनिंग भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पेपर था। थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा बच्चों के लिए स्कोर करना, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन से देख रहे हो कि मॉडरेट में भी काफी पोर्शन जा रहा है, तो बच्चों के लिए टाइम टेकिंग रहा होगा। और फिर देयर वर गुड क्वेश्चंस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफिकल्ट कैटेगरी, तो डिफिकल्ट में भी था। फिर से रे ऑप्टिक्स से 3 सवाल डाल रखे हैं, तो रे ऑप्टिक्स से फिर 3 सवाल थे। नो क्वेश्चन फ्रॉम 2D, फ्लूइड, वेव्स, डीसी, एसी, वेव ऑप्टिक्स, 2 एम्बिगुअस क्वेश्चन, तो एम्बिगुअस क्वेश्चंस थे। तो ये रहा, ठीक ना। अब ये पेपर इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ एम्बिग्युइटी आ जाती है, लैंग्वेज में कुछ एम्बिग्युइटी आती है, तो बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और मॉडरेट क्वेश्चन अगर बढ़ जाते हैं तो भी बच्चों को टाइम लगने लगता है करने में। अब मैं ओवरऑल एनालिसिस बता रहा हूं, ठीक है। ये आप देखिए कि क्या रहा। देखो, इससे आप बहुत अच्छा पिक्चर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये
क्यों? आप समझो कि अभी तक की जो एनालिसिस है उसमें अगर हम ओवरऑल को बात करें तो आपको दिख रहा है 55% ईजी, ठीक है, तो खूब सारे ईजी आ रहे हैं। पर कोई कोई ऐसा पेपर है जहां ईजी के नंबर्स कम रहे, 39% मॉडरेट एंड डिफिकल्ट 6% रहे। तो एक मोटा मोटा एनालिसिस हो गया ये। लेकिन जब आप प्रिपेयर करने जा रहे हो तो आपको ये सोचना, ध्यान रखना होगा कि आपके पेपर में क्या हो सकता है। ऐसे तो ये बहुत कन्वेंशनल सा दिख रहा है कि हाँ भाई 55% आसान से सवाल आ रहे हैं, 39% मॉडरेट आ रहे हैं, 6% डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो चलो मैं डिफिकल्ट वाले छोड़ भी दूंगा तो अच्छा कर जाऊंगा। हो सकता है कि आपके इन पर्टिकुलर पेपर दैट यू गेट उसमें थोड़े मॉडरेट और डिफिकल्ट ज्यादा आ जाए। कन्वेंशनली जैसा होता है जेईई मेन में, ज्यादा सवाल 12th के रहे, 11th के सवाल थोड़े कम रहे, 54% 12th के सवाल रहे, 46% 11th के सवाल रहे। ठीक है, अब मैं एक आपको पिक्चर दिखा रहा हूं कि जिसमें आपको सारे शिफ्ट एक साथ दिखे कि कैसा रहा। तो ये जो नेक्स्ट है उसमें आपको शिफ्ट वाइज जो है हर शिफ्ट का आपका एनालिसिस है, जिसमें पूरे 10 शिफ्ट के नाम लिखे हैं। उसमें 11th से कितने क्वेश्चन रहे और 12th से कितने क्वेश्चन रहे और कितने इजी, कितने मीडियम, कितने डिफिकल्ट रहे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखो मैं ये बताना चाहता हूं कि डिफिकल्ट जहां भी आया है, डिफिकल्ट 3 सवाल आया है मैक्सिमम, अगर आया है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं। अब डिफिकल्ट में भी ऐसे सवाल नहीं रहे जिनको बहुत कैलकुलेट करना है, जिसमें सोचना डिफिकल्ट था वो रहे हैं डिफिकल्ट। तो अगर आप मॉडरेट देखोगे तो मॉडरेट जो है सवाल जब बहुत ज्यादा आ जाता है तो पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो अगर आप काउंट करो यहां से यहां तक, तो देखो यहां 13, 29th इवनिंग और 24th मॉर्निंग 16। तो 24th मॉर्निंग में आपके पास मॉडरेट के 16 सवाल आए, एक डिफिकल्ट भी है। तो यहां पे थोड़ा सा गेम फंसा है और यहां पे थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा बच्चों के लिए। अब जहां पे इजी सवाल खूब भर के आ जाते हैं वो पेपर थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आप देखो 23rd मॉर्निंग, ठीक है, 23rd इवनिंग, ये सारे 21 सवाल आ गए आसान से। तो बहुत आसान सा पेपर 23rd इवनिंग का रहा, आसान सा पेपर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहां मॉडरेट ज्यादा रहा है 11, 16, 11, 13, ठीक है, ये सारे जो है थोड़े डिफिकल्ट से पेपर रहे हैं। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा सा पिक्चर मिल जाएगा कि जहां मॉडरेट की संख्या बढ़ी और डिफिकल्ट की संख्या बढ़ी वो पेपर डिफिकल्टी की तरफ गया है, और जहां इजी की संख्या बढ़ी वहां पेपर रिलेटिवली आसान हुआ है। तो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है मॉडरेट, जहां पे लेंदी क्वेश्चन आए, जहां कैलकुलेशन करना पड़ा, टाइम लग रहा था। जैसे मैं याद करता हूं 24th इवनिंग देयर वाज ए क्वेश्चन जो एसएचएम का मोशन का था, उसमें वेरिएशन पूछ दिया था कुछ वेलोसिटी का विथ एक्स, शायद आई रिमेम्बर। तो आप यू आर गेटिंग इट इन टर्म्स ऑफ टाइम, उसको फिर चेंज करना था एक्स में, तो थोड़ा लेंदी सा हो रहा था। तो वहां पे चैलेंज हो सकती है ऐसे सवाल में। तो मॉडरेट सवाल जो आपसे बन रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है, वो आपको स्ट्रेच कर देगा पेपर को, और आपका जो प्लानिंग है वहां थोड़ा आप स्ट्रगल कर सकते हो। तो बाकी मोटा मोटा सा अगर हम कह लें तो 24th मॉर्निंग सबसे डिफिकल्ट, फिर 22nd मॉर्निंग, फिर 29th इवनिंग, ये सबसे अच्छे और डिफिकल्ट पेपर्स रहे फिजिक्स के हिसाब से। यहाँ नीचे में जो है ये यही डाटा को बार चार्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छे से जो अभी जेईई मेन के पेपर्स हुए हैं, जो 10 पेपर हुए हैं, उसको थॉरोली स्टडी करो, थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरह से जेईई मेन पूछ रहा है, और उसको अच्छे से आपको आइडिया आ जाएगा कि अब क्या ट्रेंड है। फिजिक्स वाज द सरप्राइज एलिमेंट, और फिजिक्स में कैसे करना है। तो मेरे को फर्स्ट डे 2022 आई मीन 22 जनवरी का ही पेपर को देख के ऐसा लग गया था कि ये तो ट्रेंड बदल गया। तो मेरे को लगता है कि जो कोविड वाले बैचेस थे, जहाँ पे कोविड से इफेक्टेड बच्चे थे, जिनकी पढ़ाई इफेक्ट हुई थी, तो वहां तक पेपर को रिलेटिवली जेईई ने आसान रखा, और अब ट्रेंड बदल गया है। और फिर से पेपर जैसा फिजिक्स का होता था पहले 2015, 16, 17, किसी का भी पेपर देख लो तो अच्छे सवाल होते थे, वैसे सवाल अब आने लग गए हैं। तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो अब आप ये एक्सपेक्ट करके शायद नहीं जा सकते हो
कि आप आधे घंटे में फिजिक्स बना दोगे। 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगेगा आप फिजिक्स बनाने में। जहाँ आसान पेपर हुआ वहाँ 40-45 मिनट में शायद बना दो, नहीं तो आपको 1 घंटे का भी टाइम लग सकता है फिजिक्स को बनाने में। ठीक है? तो क्या इम्पोर्टेंट है कि जो 10 पेपर है, दसों पेपर को अच्छे से करिए। वीएमसी, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, उसको बहुत थॉरोली दीजिए। मतलब ये देखा गया अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, जो बच्चे अंत तक सारे टेस्ट वीएमसी के देते रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा किए हैं। तो मतलब ये तो है ना कि आपके लिए सीबीटी टेस्ट अरेंज किया गया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अच्छे से सारे सीबीटी टेस्ट दीजिए, इससे आपके रिजल्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर किसी तरह की ज़रूरत हो, किसी तरह का नीड हो, तो गेट इन टच विथ टीचर्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर अप्रैल शिफ्ट एंड जेईई एडवांस। थैंक यू।